सोचो एक बैंक रॉबरी जिसमें रॉबर्स के पास बहुत सारे वेपन्स हो, आर्मर्स हो और सारा गियर हो, और रॉबरी के बाद पुलिस के साथ ऑलमोस्ट 2 घंटे का शूट आउट हो। ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि किसी GTA की हाइस्ट की स्टोरी है या फिर कोई मूवी है। बट 1997 में अमेरिका में 2 लोगों ने मिलकर ऐसा ही कुछ किया जो आज भी काफ़ी फेमस है विद द नेम ऑफ द नॉर्थ हॉलीवुड शूट आउट। लॉस एंजलिस में 90s के टाइम पे रॉबरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। ऐसे इंडिया में आम बात नहीं है बैंक रॉब होना, बट अमेरिका में बैंक रॉबरी होती रहती है और 90s के टाइम पे स्पेशली लॉस एंजलिस में बहुत ज़्यादा होती थी। जो वहाँ की गैंग्स होती थी वो ड्रग एडिक्ट्स को और होमलेस लोगों को टारगेट करते थे मेनली, और उनको थोड़ा बहुत पैसा देके उनसे बैंक रॉब करवा लेते थे अपने लिए। 1992 में इन रॉबरीज़ का पीक हिट हुआ था जिसमें एक साल में 2641 रॉबरीज हुई थी, जो कि एवरेज होता है एक दिन में 7 रॉबरीज। और मान लो कि अगर 8 घंटे का वर्किंग है तो ऑलमोस्ट हर घंटे में एक रॉबरी होती थी। इसके बाद 2-3 साल में जो मेन कल्प्रिट्स थे और गैंग बॉसेस थे उनको अरेस्ट कर लिया था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये नंबर अब कंट्रोल में आ जाएगा। बट 1996 में एंट्री होती है हमारी स्टोरी के 2 मेन कैरेक्टर्स की, लैरी फिलिप्स जूनियर एंड एमिल मात्सेरेनो। बैंक रॉबरीज करना स्टार्ट करते हैं और आगे जाके कुछ ऐसा करते हैं जो पूरे अमेरिका को हिला के रख देगा। ये दोनों मिलकर ऐसा क्या करते हैं ये जानने से पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। लैरी फिलिप्स जूनियर पैदा हुआ था 20 सितंबर 1970 को अमेरिका में। जब वो पैदा हुआ था तब उसके फादर लैरी सीनियर और क्ले उसकी मदर के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, तो उसके पैदा होने के बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद जो लैरी की माँ होती है क्ले, वो ब्रायन ओनील नाम के एक बंदे से शादी कर लेती है, और उनकी शादी के कुछ टाइम बाद ब्रायन ओनील का मर्डर हो जाता है शॉटगन से। उसके सर पे कोई गोली मार देता है। अब ये मर्डर किसने किया था और क्यों किया था ये अब तक नहीं पता, बट इससे एक चीज़ साफ पता लग रही है कि लैरी फिलिप्स जूनियर का जो बचपन था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, और इंडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो ये सब बहुत ही अजीब चीज़ है। इसके बाद क्ले और लैरी जूनियर एक ट्रेलर में रहा करते थे जहाँ पे उसका बाप उससे मिलने आता रहता था, और ऐसे ही लैरी जूनियर के 6th बर्थडे पे जब उसका बाप उससे मिलने आया था तब उसके बाप को अरेस्ट करने के लिए FBI आती है उनके ट्रेलर पे और उसको अरेस्ट करके ले जाती है। अब इससे जो लैरी जूनियर था उसकी मेंटालिटी थोड़ी कॉप्स के अगेंस्ट हेट्रेड वाली बन गई थी, क्योंकि वो अपने बाप से प्यार तो करता ही था और उसे ऐसा लगता था कि जब भी कॉप्स उसके आसपास आते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली होती है। लैरी सीनियर अपने बेटे को शूटिंग रेंज वगैरह भी लेके जाता था और गन्स के बारे में बहुत कुछ बताता था, जहाँ से लैरी जूनियर का गन्स में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया था। लैरी जब 13 साल का था तब उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था। उसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि उसको बहुत सारा पैसा कमाना है। अकॉर्डिंग टू लैरीज हाफ ब्रदर, लैरी का जो सपना था वो अमेरिकन ड्रीम जीने का था, बट उसने गलत आइडल्स चुने हुए थे, जैसे उस टाइम के फेमस क्रिमिनल्स और उसका बाप खुद का जो कि एक क्रिमिनल ही था। सितंबर 2, 1989 को लैरी अपना पहला क्राइम करता है। वो $400 के सूट्स जो पहनने वाले कोट पैंट होते हैं वो चोरी करता है, जिसके लिए उसे पकड़ा भी जाता है और 3 दिन के लिए वो जेल जाता है। जेल से बाहर आने के बाद पर वो रुकता नहीं है और छोटे मोटे क्राइम्स करता रहता है, स्पेशली रियल एस्टेट फ्रॉड्स। उसका जो वेल्थ को लेकर जुनून था और जो वो क्राइम्स करने लगा था, ये दोनों चीज़ें मिलके एक बहुत ही ज़्यादा रेसिपी फॉर डिज़ास्टर थी जो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही थी। वेल्थ के साथ साथ लैरी को बॉडी बिल्डिंग का भी शौक था। उसने बचपन में आर्नोल्ड की बॉडी देखी थी और आर्नोल्ड का जैसा फेम था उसे भी वैसा ही फेम चाहिए था, जिसके लिए उसने जिम जाना स्टार्ट कर दिया था। अब वो ये फिज़िक चेज़ कर रहा था तो उसकी फ़िज़िक ठीक ठाक बन गई थी, काफ़ी बड़ा हो गया था साइज़ में और स्ट्रॉन्ग भी हो गया था। पर उसको काफ़ी जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि उसके जो जीन्स हैं, जेनेटिक्स, वो इतने अच्छे नहीं हैं कि वो आर्नोल्ड के लेवल की फ़िज़िक बना सके या फिर बॉडी बिल्डिंग में कुछ अचीव कर पाए। तो उसने ये सपना तो छोड़ दिया था, बट वो फिर भी कंसिस्टेंटली जिम जाता था। और इसी टाइम पे जिम जाते जाते वहाँ पे वो मिलता है स्टोरी के दूसरे कैरेक्टर से, एमिल मात्सेरेनो। एमिल पैदा हुआ था 19 जुलाई 1966 में रोमानिया में, और 1970 के आसपास उसकी जो फैमिली थी वो अमेरिका में मूव कर गई थी। उसका जो एक्सेंट था वो थोड़ा ऑड था, रोमानियन एक्सेंट में बात करता था वो, और बचपन में वो काफ़ी ओवरवेट भी था, जिसकी वजह से स्कूल में उसे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था। इस वजह से वो ना कोई उसके दोस्त थे, तो मोस्टली घर पे अकेला रहता था, वीडियो गेम्स खेलता था और कंप्यूटर पे अलग अलग चीज़ें देखता था। इसी टाइम पे उसने कंप्यूटर पे गन्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, जहाँ से उसका भी गन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया था। लैरी की तरह एमिल के घर पे भी उसके पेरेंट्स के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती थी। फिर भी एमिल ने अपनी पढ़ाई पूरी करी और एक IT बिजनेस भी स्टार्ट किया था। अपने पेरेंट्स की लड़ाई को देख देख के और उनके साथ जो भी डिसएग्रीमेंट्स होते थे उसकी वजह से एमिल बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुका था, और एक बार तो उसने चेन फेंक के अपने नेबर के मुँह पर मार दी थी, क्योंकि उसका जो नेबर था वो उसके घर के सामने अपने कुत्ते को टहला रहा था। अब पता नहीं चेन फेंक के कैसे मार दी और मरा या नहीं मरा बंदा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। इसी गुस्से को ढंग से चैनलाइज करने के लिए वो जिम जाना स्टार्ट करता है, और जिम जाते जाते वो मोटे से फिट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज ये दोनों गोल्ड्स जिम की वेनिस ब्रांच में जाते थे, और 1989 में ये दोनों पहली बार वहाँ पे मिलते हैं।
अब दोनों ही बॉडी बिल्डिंग और वेपन्स को लेके काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे, तो इन दोनों की बॉन्डिंग होना काफ़ी नेचुरल था। और जो लैरी था, उसके जो नॉन लोग हैं वो बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव था, और वो जिन लोगों का लाइफ में कोई एम नहीं होता था या फिर जो लोग लाइफ में थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे होते थे उनको पकड़ता था और उनसे अपना काम निकलवाता था। ऐसे ही उसने शायद एमिल को भी मैनिपुलेट कर लिया था अपने साथ क्राइम्स करने के लिए। 1993 में लैरी और एमिल एक गैस स्टेशन से लाल रंग की गाड़ी में बहुत तेज़ी से निकलते हैं, और उसी टाइम पे एक पुलिस ऑफिसर इन्हें देख लेता है ओवर स्पीडिंग करते हुए, तो इनके पीछे पीछे जाता है और इनको रोक लेता है। इनको रोकने के बाद वो इनसे नॉर्मल पूछताछ कर रहा होता है, और उसकी वजह से एमिल बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। अब वो पुलिस वाला इनसे पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है। तो वैसे तो इन लोगों ने ये गाड़ी एयरपोर्ट से रेंट की थी, पर क्योंकि एमिल नर्वस था तो वो बोल देता है कि ये गाड़ी लैरी की माँ की है। अब नॉर्मल सी बात है कि पुलिस वाले ने रोका था तो वो जाके चेक करेगा रिकॉर्ड्स में, और वो चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद वो इनकी गाड़ी को सर्च करता है, तो इनकी गाड़ी के बैक सीट पे उसे एक राइफ़ल दिखती है, जिसके बाद वो बैकअप बुला लेता है और गाड़ी को सर्च करने के लिए। और जब इनकी गाड़ी का ट्रंक खोलता है वो, तो उसमें बहुत सारे वेपन्स और आर्मर्स मिलते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये लोग कुछ बड़ा ही कांड करने जा रहे हैं। इन दोनों को फिर बैंक रॉबरी के शक के लिए पकड़ लिया जाता है और 100 दिन के लिए जेल में रखा जाता है, और ये वहाँ से निकलने के बाद भी नहीं सुधरते। 1995 में ये लोग एक ब्रिंक्स की वैन को रॉब करते हैं। ब्रिंक्स क्या होता है? ऐसे इंडिया में भी थोड़ी बहुत कंपनीज़ हैं जो वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं उनको मूव करने के लिए कुछ कंपनीज़ होती हैं, तो इन कंपनीज़ की वैन होती हैं। नॉर्मली अमेरिका में ये सब कैश को मूव करती हैं, बहुत ज़्यादा जो कैश लेके जा रही होती हैं। तो ऐसी एक ब्रिंक्स की वैन को ये दोनों रॉब करते हैं, और इसको रॉब करते टाइम ये लोग कुछ वार्निंग वगैरह नहीं देते, बस राइफ़ल लेके जाते हैं, उस गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगाते हैं और गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। और जो उस गाड़ी में एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है वो भी मर जाता है, और उस टाइम पे $122,500 लेके ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। 1996 में ये पहली बार एक बैंक रॉबरी ट्राई करते हैं। एक बैंक ऑफ अमेरिका की ब्रांच को रॉब करके भागते हैं। ये रॉबरी इन्होंने 6 मिनट्स में पूरी कर ली थी और $755,000 चोरी किए थे। उसी सेम मंथ में ये लोग एक और बैंक ऑफ अमेरिका की ब्रांच को रॉब करते हैं, और ये वाली रॉबरी थोड़ी ज़्यादा वायलेंट होती है। इसमें हॉस्टेज बनाते हैं और लोगों को मारते भी हैं, और इसमें ऑलमोस्ट $800,000 चुरा लेते हैं। तो बेसिकली इन्होंने एक महीने के अंदर अंदर $1.5 मिलियन कमा लिए थे, और टोटल 10-15 मिनट का काम किया होगा। इस टाइम तक काफ़ी फेमस होने लगा था ये कि 2 लोग हैं जो बैंक रॉबरी करते हैं, काफ़ी वेल बिल्ट हैं। और FBI ने जब इनकी फुटेज देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि ये लोग जब रॉबरी करते हैं बिल्कुल जल्दी में नहीं होते। ऐसा लगता है कि एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कब पुलिस आएगी और कब हमें लड़ाई करने को मिलेगा। अब ये छोटे छोटे बैंक रॉबरीज के बाद फाइनली 1997 में वो होता है जिसके लिए मैं ये स्टोरी तुम्हें बता रहा हूँ। February 20, 1997 को नॉर्थ कैनियन बुलेवार्ड के बैंक ऑफ अमेरिका की ब्रांच एज यूजुअल सुबह सुबह ओपन हो गई थी। ये उस एरिया की सबसे बड़ी बैंक ऑफ अमेरिका की ब्रांच थी। लगभग 9:15 पे एक वाइट कलर की शेवरलेट में 2 लोग उस बैंक के पार्किंग लॉट में घुसते हैं। ये 2 लोग होते हैं लैरी और एमिल। ये पार्किंग लॉट का एक चक्कर लगाते हैं और फिर उस बैंक की दीवार के साथ जाके अपनी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। गाड़ी का जो ऐसे फेस था वो वॉल की तरफ करके खड़ा किया। वैसा क्यों किया पता नहीं, क्योंकि वो गेट अवे व्हीकल है तो ऑब्वियसली उसका फेस बाहर की तरफ होना चाहिए ताकि जब इन्हें भागना हो तो जल्दी जल्दी भाग सकें। बट एज ए साइड इनको भागने की कोई जल्दी नहीं होती थी। गाड़ी खड़ी करने के बाद ये लोग ऑलमोस्ट 2 मिनट तक गाड़ी के अंदर कुछ बात करते हैं, और इन्हें नहीं पता था कि ये 2 मिनट इनको कितने भारी पड़ने वाले हैं, जैसा कि आगे तुम्हें अभी पता चलेगा। ये लोग अपने साथ बहुत सारी मॉडर्ड असॉल्ट राइफल्स लाए थे, ग्रेनेड्स भी थे, और लैरी के पास ऑलमोस्ट 20 किलो का गियर था जो उसको हेड टू टो पूरा प्रोटेक्ट करने वाला था। अब ऐसा भी लिखा हुआ है काफ़ी जगह कि इन दोनों ने ये रॉबरी करने से पहले ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स ली थी जिससे थोड़ा काम फील कर रहे थे और इनको पेन वगैरह भी ज़्यादा नहीं होने वाला था। वो दोनों 9:17 के अराउंड गाड़ी से निकलते हैं और बैंक की तरफ वॉक करना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि इन लोगों ने 2 मिनट टाइम पास किया था गाड़ी में, तो इनकी किस्मत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि जब ये बैंक की तरफ वॉक कर रहे थे तब जो मेन रोड थी बैंक के साइड में, वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी जा रही होती है जो इन दोनों को देख लेती है। अब इन दोनों को देखते ही इतने सारे वेपन लेके हैवी गियर में 2 बंदे बैंक के अंदर घुसने वाले हैं, तो पुलिस वाला समझ जाता है कि यहाँ कुछ होने वाला है और वो बैकअप कॉल कर लेता है उसी टाइम। पर इन दोनों को अभी शायद पता नहीं था। बैंक की लॉबी की जो एंट्रेंस थी उस पर एक आदमी खड़ा हुआ था जो इन दोनों को ब्लॉक कर रहा था। लैरी उस आदमी को धक्का देके नीचे गिराता है और ये दोनों अंदर घुसते हैं और एकदम मूवी स्टाइल में चिल्लाते हुए बोलते हैं दिस इज़ द होल्ड अप, गेट डाउन, और सीलिंग फायर करने लग जाते हैं। बैंक के अंदर सब लोग रियलाइज़ कर चुके थे कि ये एक बैंक रॉबरी है, और एक जो बैंक एम्प्लॉय थी जो काउंटर के पीछे काम करती है और नीचे झुक गई थी, वो अलार्म बटन प्रेस कर देती है।
बट पुलिस इन दोनों को ऑलरेडी अंदर घुसते हुए देख चुकी थी। एमिल सीधा असिस्टेंट मैनेजर के कैबिन में जाता है क्योंकि उसी के पास वॉल्ट की चाबी होती है जहाँ सारा कैश स्टोर्ड होता है। वो असिस्टेंट मैनेजर को धमकी वगैरह देता है और वॉल्ट में लेके जाता है कैश को बैग में भरने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे रॉबरीज बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो बैंक जो है वो प्रिकॉशन लेने लग गए थे रॉबरीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो नॉर्मली पहले क्या होता था कि सारा कैश एक ही जगह रखा होता था, बट रॉबरीज की वजह से अब बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए थे जिनके अंदर कैश को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा जाता था ताकि जो भी रॉब करने आए उसको टाइम लग जाए पैसों को बैग में भरने के लिए। और इन लोगों ने यही टाइम इसलिए चुना था रॉबरी के लिए क्योंकि इनके इंटेल के हिसाब से यहाँ पे कैश डिलीवरी होने वाली थी। बट बैंक्स ऐसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन काफ़ी फैलाते थे ताकि रॉबरी करने वालों को और प्रॉब्लम हो, इसलिए वो डिलीवरी भी नहीं हुई थी। एमिल मैनेजर पे चिल्ला रहा था और उसे मार रहा था कि और कैश कहाँ छुपा रखा है वो बताने के लिए, पर क्योंकि डिलीवरी हुई नहीं थी तो वहाँ और कैश था ही नहीं और मैनेजर उसको वही बोल रहा। अब ये जो वॉल्ट वाली चीज़ हो रही थी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था। इन्होंने प्लान किया था कि 8 मिनट में इस रॉबरी को कर लेंगे इनकी बाकी रॉबरीज की तरह, पर 8 मिनट हो भी गए थे और अभी एमिल के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से उसने कैश भी नहीं इकट्ठा किया था। अब इसी टाइम पे लैरी को पता नहीं क्या इंट्यूशन होता है, वो बैंक के मेन डोर पे जाता है देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। या तो वो समझ गया था कि कोई भी ट्रैफिक नहीं जा रहा मेन रोड पे, या उसने शायद पहले ही पुलिस वाली गाड़ी को देख लिया होगा, पर उसे कुछ तो शक हो गया था। वो बाहर आता है और दोनों साइड देखता है, लेफ्ट राइट मेन डोर से, और शायद तब भी वो पुलिस को देख लेता है जो वहाँ पर पूरे एरिया को सिक्योर कर रही होती है, और वापस अंदर जाता है। वापस जाते जाते वो एक बंदे के मुंह पे भी गन मार देता है क्योंकि वो ज़मीन पे नहीं देख रहा था। इसके बाद वो जाके एमिल से कुछ बात करता है और मोस्ट लाइकली उसको बताता है कि ये रॉबरी नॉर्मल नहीं होने वाली और पुलिस को पता चल चुका है और पुलिस बाहर आ चुकी है और यहाँ से अब दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। लैरी सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि व्हेनेवर आई टेल यू मूव एवरीवन टू द वॉल्ट। एमिल बैग में $300 भर चुका होता है जो कि बाकी रॉबरीज के कंपैरिजन में बहुत कम है, और एमिल को पता भी नहीं था कि उस बैग में 3 डाई पैक्स भी थे। डाई पैक्स ऐसे छोटे छोटे पैकेट होते थे जो बैंक वाले कैश के साथ रख देते थे, और रॉबरी वगैरह होती थी तो वो इनको फोड़ देते थे जिससे सारा कैश लाल हो जाता था और ट्रेसेबल और अनयूजेबल बन जाता था। ये दोनों अराउंड 9:24 AM को बैंक की लॉबी की तरफ जाते हैं और लॉबी में ATMs लगे होते हैं और एमिल उन ATMs को भी तोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं था जितनी भी लूट अब तक उन्हें मिली थी उससे। लैरी इतने में एंट्रेंस से बाहर निकलता है और सीधा पुलिस पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है बिना किसी वार्निंग के, और उसके पास AK-47 थी मॉडिफाइड जिसकी बुलेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, और जो कॉप्स थे वहाँ के वो यूज़ कर रहे थे सिर्फ हैंडगन्स और पिस्टल्स। उस टाइम पे जो नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल्स होते थे उनको अलाउड नहीं होता था राइफल रखना, तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड थे जो लैरी और एमिल के वेपन्स थे इन लोगों के अगेंस्ट। भले ही कॉप्स का नंबर बहुत ज़्यादा था, वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे अपनी छोटी छोटी गन्स के साथ। कोई कॉप अगर इन दोनों में से किसी को शूट कर भी ले रहा था तो इनके बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा था क्योंकि लैरी ने बहुत ज़्यादा आर्मर भी पहना हुआ था तो कुछ डैमेज उसे हो नहीं रहा था। ऑलमोस्ट 4 मिनट तक लैरी सिर्फ गोलियां चलाता है और रिलोड करता है कॉप्स के ऊपर, जिसमें काफ़ी सारे कॉप्स को और सिविलियंस को भी गोली लगती है और वो इंजर हो जाते हैं। 4 मिनट के बाद एमिल भी बाहर आके लैरी को ज्वाइन कर लेता है और दोनों मिलकर कॉप्स के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं और बहुत ही ईजिली कॉप्स को ओवर पावर करते हैं क्योंकि कॉप्स के पास गन्स ही नहीं थी। लैरी एमिल से कैश का बैग लेता है और गाड़ी की तरफ वॉक करना शुरू करता है और एमिल उसको कवर फायर देता है जब वो वॉक कर रहा होता है। जैसे ही लैरी वॉक करना स्टार्ट करता है, ऑलमोस्ट 6 फीट वॉक करने के बाद उसके बैग में जो डाई पैक्स थे जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया वो फट जाते हैं और सारा बैग लाल लाल हो जाता है। अब लैरी ये देखता है तो उसे लगता है कि सारा कैश ख़राब हो गया और ये बोझ बनेगा और वो कैश को वहीं फेंक देता है, जबकि ऐसा हुआ नहीं होगा क्योंकि 3 कैश के पैकेट्स में वो डाई पैक होगा। उसके अलावा जितने भी पैक्स थे वो क्योंकि प्लास्टिक में रैप थे तो वो सही होगा, बट लैरी इतना सोच नहीं पाता उस टाइम पर, वो फेंक देता है पूरे बैग को। लैरी गाड़ी के पास पहुँच जाता है, उसके बाद वो कवर फायर देना शुरू करता है एमिल को और एमिल भी गाड़ी की तरफ चलना स्टार्ट करता है और तभी कॉप्स मारते हैं अपनी पहली इफेक्टिव गोली जो एमिल की आंख के ऊपर यहाँ लगती है। लैरी हेड टू टो गियर में था बट एमिल ने ऐसा पूरा गियर नहीं पहना था, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट एक्सपोज था। अब ये गोली जब एमिल को लगती है तो वो थोड़ा स्टन हो जाता है, सर पे हाथ रखता है और गाड़ी पे भी हाथ रखता है जहाँ पूरा खून खून लग जाता है, जिससे पता चल जाता है कि एमिल इंजर हो चुका है। एमिल फिर जाके गाड़ी में बैठ जाता है और मे बी वो हार मान लेता है एक गोली लगने के बाद और वो समझ जाता है कि इन दी एंड उनके फेवर में कुछ होने नहीं वाला। पर लैरी वहाँ से जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। लैरी सिर्फ गोलियां चलाया जा रहा था और गाड़ी के अंदर तो बैठ ही नहीं रहा था। लैरी ने इसके बाद गाड़ी की ट्रंक खोल के उसमें से और एमो निकाली और गोलियां चलाई। जहाँ भी उसे कुछ भी मूव करता हुआ दिख रहा था वहाँ सीधा गोलियां चलाने लग जाता था। एट दिस पॉइंट लैरी की जो बुलेट्स होती हैं एक की वो ख़त्म हो जाती हैं और एमिल अभी भी गाड़ी में ही बैठा है। उसके बाद लैरी वापस जाता है गाड़ी के ट्रंक में और वहाँ से एक HK-91 मॉडिफाइड राइफल निकालता है। इनके पास बहुत सारी असॉल्ट राइफल्स थी, एक ख़त्म हो गई कोई बात नहीं, दूसरी है, वो दूसरी निकालता है और वापस शूट करने लग जाता है। एक पॉइंट पे लैरी एमिल का डोर ओपन करता है उससे कुछ बात करने के लिए या कुछ मांगने के लिए, पता नहीं,
और इसी टाइम पे लैरी के लेफ्ट हाथ पे आके गोली लगती है। अब ये गोली लगने से कुछ ज़्यादा इफेक्टिव डैमेज नहीं हुआ था, क्योंकि वो फिर भी अपनी गन को ऐसे हाथ के ऊपर ऐसे सपोर्ट कर ले रहा था वो गन को, फिर भी शूटिंग कंटिन्यू कर ही रहा था। अब लैरी थोड़ा सा इंजर हो चुका था और वहाँ पे मीडिया हेलीकॉप्टर्स वगैरह आने लगे थे और पूरा एरिया लॉकडाउन में था। लैरी बीच में हेलीकॉप्टर्स को भी गोली मारने की कोशिश करता है, बट एक भी गोली हेलीकॉप्टर को लगती नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि इन लोगों ने ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स ली हुई थी इस शूट आउट से पहले, तो ये थोड़े क्वेश्चनेबल डिसीजंस ले रहे थे इस टाइम पे। जैसे एक वीडियो में दिख रहा है कि लैरी सारी मैगजीन को बोनट पे रख रहा है गाड़ी के और कुछ तो कर रहा है, कंफ्यूज है शायद कौन सी एमओ यूज़ करनी है, बट मोस्ट लाइकली वो शायद गिन रहा था कि उसके पास कितनी एमओ बची है और क्या क्या कर सकता है वो आगे। इस टाइम पे मे भी लैरी वापस जाना चाहता था वहाँ से या फिर भागने की कोशिश करता, बट क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई थी तो आसपास खड़ी सारी गाड़ियों के शीशे विशे टूट चुके थे और उनकी जो गाड़ी थी वाइट शेवरलेट, उसके 2 टायर्स पंचर हो चुके थे। लैरी अपनी गन को रीलोड कर रहा था और फैसिनेटिंग बात यह है कि उनमें से एक गोली जो उसकी बॉडी को डैमेज नहीं करती बट उसकी गन पे आके लगती है। उसकी गन में जो मैगजीन का पार्ट होता है, ऐसे मैगजीन अंदर फिट होती है, तो जहाँ मैगजीन और गन ओवरलैप करते हैं वहाँ आके गोली लगती है, जिसकी वजह से वो मैगजीन फंस जाती है, तो वो अपनी गन को रीलोड नहीं कर पाता और इसी गन की वजह से इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वो इस गन को फेंकता है, ट्रंक में से एक और AK-47 निकालता है जो कि मॉडेड होती है। ये इस शूट आउट की 3rd अनयूज राइफल थी। एज आई सेड पहले भी कि बहुत सारी गन्स लेके आए थे लड़ने के लिए, पर क्योंकि ये गन्स को इन्होंने खुद मॉडिफाइड किया हुआ था तो इस गन में एक प्रॉब्लम थी कि ये बार बार जाम हो जाती थी। और मे बी लैरी को ये पता भी था क्योंकि वो पहले AK यूज़ कर रहा था, उसके बाद वो HK-91 लेता है, सारा AK का गियर उतार देता है और अब HK-91 ख़त्म हो गई। जब उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, सिर्फ एक AK बची है, तो वो ये वाली AK यूज़ करने लगता है। और एमिल इस पूरे टाइम गाड़ी में ही बैठा था। एमिल ने बेसिकली कोई लड़ाई नहीं की थी, बस स्टार्टिंग में कवर फायर दिया था, इसके बाद उसे एक गोली लगती है और वो गाड़ी में आके बैठ जाता है। अब इस टाइम पे वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और शायद लैरी को सिग्नल करता है कि बैठ जा, अब यहाँ से निकलते हैं। और कॉप्स ने ये डिसाइड भी किया हुआ था कि अगर ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं तो इन्हें भागने देना, इन्हें ज़्यादा कुछ परेशान मत करना, बाद में देख लेंगे। बट लैरी वो दरवाज़ा बंद कर देता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। शायद लैरी लड़ने के ही मूड में था और उसे वहाँ से भागना नहीं था। एमिल इसके बाद धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू करता है और लैरी उस गाड़ी के साथ साथ फायरिंग करते हुए चलता है। ऐसे करते करते ये लोग पार्किंग के एग्जिट पे पहुंच जाते हैं। एग्जिट के पास एक ट्रेलर खड़ा था, बड़ा सा ट्रक वाला जो ट्रेलर होता है। लैरी भाग के जाता है, उस ट्रेलर के पीछे कवर ले लेता है और लैरी उसके पीछे जब कवर लेता है तो एमिल भी धीरे धीरे अपनी गाड़ी वहाँ से निकालने लग जाता है ट्रेलर के साइड से। अब एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे की साइड में नहीं रहते और एमिल वहाँ से सीधा निकल जाता है और मे बी लैरी शायद वेट कर रहा था कि एमिल ट्रेलर को क्रॉस करके आगे आएगा, बट वो पहले क्रॉस कर चुका होता है, तो ये थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ पुलिस वाले एमिल को गोलियां मारते हैं जिससे वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता और फुटपाथ वगैरह पे चढ़ाने लग जाता है। लैरी अपनी AK लेके शूटिंग कर ही रहा था कि उसके पीछे से एक पुलिस वाला आता है और 2-3 गोलियां चलाता है, इसकी बैक पे लगती हैं जो। इनमें से एक गोली लैरी की सब क्लेवियन आर्टरी पे लगती है, जिससे उसका शोल्डर फ्रैक्चर हो जाता है। उसको काफ़ी गोली लग गई थी और वो इंजर्ड भी हो चुका था और इसी टाइम पे उसकी AK-47 भी जाम हो जाती है। उसमें एक कार्ट्रिज फंस जाता है और एक नॉर्मल सिचुएशन में 20-30 सेकंड में इस चीज़ को फिक्स किया जा सकता है, पर क्योंकि लैरी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और डिजी स्टेट ऑफ माइंड में था तो उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। और वैसे भी जो उसको गोली लगी थी उससे इतनी ज़्यादा खून निकल रहा था उसका कि 30-40 मिनट में वो ब्लीड आउट करके वैसे भी मर जाता। तो वो गाड़ी के ट्रेलर के नीचे क्रॉल करके घुस जाता है। उसी टाइम पे कॉप्स की कार आती है जो रोड को क्रॉस करके खड़ी होती है और उनको दिख जाता है कि लैरी ट्रेलर के नीचे घुसा है, तो ट्रेलर के नीचे भी गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। इसमें भी लैरी को 2-3 गोली और लगती हैं और लैरी शायद इस टाइम तक अपना फेट एक्सेप्ट कर लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट 2 मिनट के बाद वो ट्रेलर से बाहर निकलता है। अब पता नहीं क्यों उसके राइट हैंड में तो एक पिस्टल थी, हैंडगन, और लेफ्ट में एक HK-91 राइफल जो वो पहले यूज़ कर रहा था, जो उसकी गाड़ी की ट्रंक में है, उसकी एक मैगजीन होती है। पता नहीं वो क्या सोच रहा था, मे बी उसे लग रहा था कि शायद वापस वो चल के जाएगा गाड़ी के ट्रंक के पास, वहाँ से राइफल निकालेगा और फिर से फाइट करेगा, बट ऐसा नहीं होने वाला था। वो कॉप्स की तरफ चलना शुरू करता है और गोलियां चलाने लग जाता है अपनी हैंडगन से। पुलिस वाले वापस गोली मारते हैं। इसके राइट हैंड पे भी एक गोली लगती है जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। अब उसको इतनी गोलियां लग चुकी थी, वो ब्लीड भी कर रहा था, वो घुटनों पे नीचे गिरता है और अपनी गन उठा के खुद को गोली मार लेता है। अब पुलिस वालों को नहीं पता चलता कि ये मर गया या फिर क्या कर रहा है, क्योंकि वो बस नीचे लेटा होता है उनकी नज़रों में, तो वो इसकी डेड बॉडी पे भी गोलियां मारते रहते हैं फिर भी कंटिन्यूसली। यहाँ पे लैरी की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब सिर्फ एमिल बचता है। एमिल अपनी गाड़ी को धीरे धीरे इधर उधर घुमा ही रहा था और इस टाइम पे वहाँ स्वॉट भी आ जाती है एरिया में। वो एक रेड कलर की फोर्ड के सामने अपनी गाड़ी लगाता है
और जो उसका ड्राइवर था वो समझ गया था कि इसके हाथ में गन है और ये मेरे को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ये मेरी गाड़ी रॉब करेगा। तो वो जल्दी जल्दी रिवर्स करता है और वहाँ से भाग जाता है। एमील अपनी गाड़ी से उतर के उस पर गोलियाँ चलाता है, पर उससे कुछ डैमेज नहीं होता उस ड्राइवर को। टाइम पे एमील ने भी शायद हार मान ली थी और वो पीछे घूम के देखता है तो उसे लैरी की बॉडी दिखती है ज़मीन पे पड़ी हुई। इसकी बॉडी को देख के समझ गया था कि लैरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब इस टाइम पे पता नहीं एमील के दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो 10 सेकंड तक लैरी को देखता है और अपनी चेस्ट पे टैप करके कुछ जेस्चर करता है, मोस्ट लाइकली अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लैरी। एमील इसके बाद अपनी गाड़ी में वापस बैठता है और भागने की कोशिश करता है, बट उसके भागने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे क्योंकि उस पूरे एरिया में हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ रहे थे और उसकी गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी। उसके बाद वो एक जीप को रोकता है और जो उस जीप का ड्राइवर था वो पैनिक करके गाड़ी को वहीं छोड़ के भाग जाता है। एमील अपनी गाड़ी से निकल के जाके जीप में बैठता है और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो स्टार्ट नहीं होती। एमील स्वाट की गाड़ी को देखता है और भाग के जाके अपनी गाड़ी के पीछे कवर ले लेता है, इनकी गाड़ी से दूर। इसके बाद स्वाट वाले एमील के ऊपर गोलियां चलाते हैं, पर उसको कोई भी गोली नहीं लगती क्योंकि वो अपनी गाड़ी के पीछे कवर में था। इसी टाइम पे जो एक स्वाट ऑफिसर होता है वो थोड़ा सा साइड में जाता है अपनी गन को रीलोड करने के लिए, और रीलोड करते हुए उसे एमील के पैर दिख जाते हैं गाड़ी के नीचे उस एंगल से। उसके पैर पे गोली लगती है तो एमील नीचे गिर जाता है, थोड़ा स्टन हो जाता है और वो अपने हाथों से सरेंडर का जेस्चर करता है, पर शायद पुलिस वालों को दिखता नहीं है कि वो सरेंडर कर रहा है और पुलिस वाले फिर भी गोली चलाते रहते हैं उसके ऊपर। इसके बाद कॉप्स उसके क्लोज जाते हैं और उसको हथकड़ी वगैरह पहना देते हैं। वो पुलिस वालों को गालियां दे रहा था और बोल रहा था शूट मी, किल मी। उसको इतनी सारी गोलियां लग चुकी थी और इंजरीज हो चुकी थी कि धीरे धीरे उसका खून बह ही रहा था। तो ऑफिसर्स उसको देख रहे थे और ऑलमोस्ट 1 घंटे तक वो वहीं पड़ा रहा और कोई भी मेडिकल हेल्प को उस तक जाने नहीं दिया। लगभग 11 बजे एमील अपनी आखिरी सांसें लेता है एंड ही डाइज आफ्टर ब्लीडिंग आउट। नॉर्थ हॉलीवुड शूट आउट जो था वो टोटल 44 मिनट्स तक चलता है, जिसमें 2-3 हज़ार राउंड्स फायर होते हैं। ऑलमोस्ट 300 कॉप्स रिस्पॉन्ड करते हैं इस रॉबरी के लिए और टोटल 20 लोग इंजर होते हैं, इंक्लूडिंग पुलिस वाले एंड सिविलियंस। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि इतनी सारी गोली चलने के बाद भी इस पूरे इंसिडेंट में लैरी और एमील के अलावा किसी की जान नहीं जाती। अब कुछ लोगों ने अफवाह फैला रखी थी कि वहाँ टोटल 3 रॉबर्स थे, तो ऑलमोस्ट रात के 11 बजे तक पुलिस तीसरे रॉबर को भी ढूंढ रही थी और 11 बजे जाके उन्हें कंफर्म हो गया था कि सिर्फ 2 ही रॉबर्स थे और ऑफिशियली ये जो इवेंट था ये ख़त्म हो गया था। इस केस में एक मिस्ट्री भी है। तो जो एमील के आईटी बिजनेस के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो करने लगा था। इन दोनों के मरने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ को रेड किया जाता है, तो इनमें से एमील के आईटी बिजनेस में जाते हैं तो देखते हैं कि वो बिज़नेस पूरा अबेंडेंड है, एक अबेंडेंड बिल्डिंग है और फिर भी उसकी जो इनकम थी वो मिलियंस में रिपोर्ट की हुई थी हर साल की। तो मोस्ट लाइकली वो एक मनी लॉन्ड्रिंग फ्रंट की तरह यूज़ कर रहे थे इस बिज़नेस को। बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिज़नेस की 1992 में भी मिलियंस में इनकम थी, जबकि इन दोनों की पहली जो रिपोर्टेड रॉबरी है वो 1993 में है। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि ये दोनों मिलके या फिर सिर्फ एमील 1992 से पहले भी काफ़ी ज़्यादा क्राइम करना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ से इनको काफ़ी ज़्यादा इनकम हो रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक।